अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। C52 कॉर्पोरेट लॉ में हमारे पास एक नया लॉ हमारे पास इस बार सिलेबस में इन हुआ है और जिसका नाम है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। तो हमारे पास एक एक्ट आया है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एक्ट। सही है। अच्छा, जब इस एक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा ये कि सर ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, जब पढ़ी हुई है तो उस वक्त आपको थोड़ा सा है ना रिलैक्सेशन हो जाएगी और आपको लगेगा यार ये तो मतलब कोई मसला ही नहीं है, बस रीड करा ख़त्म। लेकिन टेंशन कब स्टार्ट होगी? टेंशन पेपर में स्टार्ट होगी, बिकॉज जब पेपर में सवाल आएगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये सवाल वहाँ से आया है या जो हम नया कानून पढ़ रहे हैं यहाँ से सवाल हमारे पास आया। सही है। अच्छा, इसको समझाने के लिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ और मैं आपके सामने जो है वो कुछ एक एक ज़बरदस्त डायग्राम बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए कि मसला था क्या और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसने बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया और इस कानून को किसी तरीके से पेश किया। सही है। देखें, हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास जो है वो कंपनीज होती हैं। सही है। अच्छा, कंपनीज हमारे पास जो है पब्लिक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, कंपनी हमारे पास जो है वो लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है और कंपनीज जो हमारे पास हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी हो सकती हैं। सही, पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी हो सकती है। अच्छा, जब मैं गवर्नेंस की बात करता हूं तो जब गवर्नेंस की बात होगी तो इसका मतलब है गवर्नेंस के अंदर इन सब के ऊपर कंपनीज एक्ट ने कुछ ना कुछ बताया हुआ है। सही ना भाई? इन सब के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर कंपनीज एक्ट ने थोड़ा बहुत तो बताया हुआ है ना भाई। डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या होंगी, डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी क्या होगी। सही है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थोड़ा बहुत बताया हुआ है। ठीक है। और फिर स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी के लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए पब्लिक सेक्टर रूल्स आ गए और यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको अच्छी खासी सिमिलैरिटीज़ आपस में दिखेंगी। अब मसला ये है कि जी ये जो कानून है ये भी टेक्निकली स्पीकिंग इन्हीं गवर्नेंस की ही बात करता है, यही कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल्स की बात करता है। तो सवाल ये कि भाई जब ये ऑलरेडी कानून था तो आपने क्यों बनाया? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि जी हमारे पास कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, सही है, जो कि कंपनी में फॉल नहीं करती। पब्लिक सेक्टर कंपनीज तो कंपनी से अप्लाई होती है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट लिस्टेड कंपनी से अप्लाई होता है, लिस्टेड कंपनीज मतलब कंपनी होगी तभी लिस्ट होगी ना। सही है। तो बहुत सी ऐसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी जिसके ऊपर जो है हमारे पास जो है कोई कानून था ही नहीं। सही है। बिकॉज जब वो कंपनी नहीं थी तो इसका मतलब है कि जी कंपनीज एक्ट उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता था और जब कंपनीज एक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता तो कंपनीज एक्ट नहीं, सारे के सारे गवर्नेंस के रूल्स वगैरह बनाए हुए थे। ठीक है। अच्छा, वो जो कंपनीज थी या वो जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी, उनका मसला क्या हुआ? उनका मसला ये कि वो अपने कानून के हिसाब से बनी हुई थी। भाई सही है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, ऑल्दो कंपनी है, केपीटी हो गया, अपने एक्ट के तहत बना हुआ है। सही है। ऐसे जितनी भी हमारे पास है, कराची यूनिवर्सिटी हो गई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो गई, ऐसी जितनी भी स्टेट ओन एंटरप्राइज है, वापडा हो गई, रेलवे हो गई, ये अपने कानून के हिसाब से बनी थी और ये कानून आज से 100-150 साल पुराने कानून थे। सही है। वो जो एक्ट बने थे ना 1951 के एक्ट से बने हुए, 1964 के एक्ट से बने हुए, तो वहाँ पे गवर्नेंस से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें थी नहीं। मसला क्या हो रहा है? पिछले अगर आपने 2-3 सालों में देखा हो कि प्राइवेटाइजेशन की बड़ी आवाज़ें निकल रही है कि जी प्राइवेटाइज करें, जो चीज़ आप नहीं संभाल सकते, क्यों गवर्नमेंट के ऊपर वो एक लायबिलिटी बन रही है? अगर एक चीज़ फाइनेंशियली वायबल नहीं है तो सेल करो, उसको खत्म करो, क्यों गवर्नमेंट इसको जो है वो लायबिलिटी लेके बैठा हुआ है? अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में हमारे पास कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ऐसी हैं जो कि कंपनीज भी हैं। लेट्स से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपकी कंपनी भी है भाई। सही, लिस्टेड है। सही है। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपकी कंपनी भी है और जो है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है। क्यों? अच्छा, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज क्यों? बिकॉज वही वाली बात होती क्या, स्टेट ओन्ड प्रेस जो नॉर्मली वो कंपनीज जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। सही, वही वाली बात जो हम पब्लिक सेक्टर कंपनी के एग्जांपल में पढ़ते थे, वही पब्लिक सेक्टर, वही स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के एग्जांपल है कि वो कंपनीज जो कि आपके फॉल करती है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की आपकी होल्डिंग है। ठीक है। गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, गवर्नमेंट उसको जो है मेजोरिटी शेयर्स होल्ड करती है, तो वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है। तो इसमें कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज तो ऑलरेडी कंपनीज में फॉल करती है। सही है। अच्छा, कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ऐसी है जो कि कंपनीज में फॉल नहीं करती। सही है। पाकिस्तान रेलवेज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। सही है। ये कुछ हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो कि वापडा, ये कुछ ऐसी कंपनीज है बच्चों जो कि स्टेट ओन एंटरप्राइज में या पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। तो अब क्या करें भाई, जब ये कंपनी की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करती और ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है ही नहीं, तो इसका मतलब इन कंपनीज के ऊपर गवर्नेंस का मसला हो गया था। तो लॉ ने क्या करा? लॉ ने ये कहा कि यार अगर मैं उनके इंडिविजुअल एक्ट को जिसके हिसाब से वो बने हुए हैं, हर हर एक एक्ट को चेंज करता रहूं, कल को जो भी अमेंडमेंट आएगी तो लाइन से ही जो 50-100 एसओएस कंपनीज हैं उन सारे एक्ट को चेंज करना पड़ेगा, बड़ा मसला हो जाएगा। तो एक काम ये करते हैं, एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एक्ट बनाते हैं जिसके अंदर मेरा बच्चा आपके पास ये सारी कंपनीज जो है ना, ये वाली कंपनीज, ये सारी कंपनीज जो हैं फॉल कर जाएंगी। सही है। ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं आपकी फॉल कर जाएंगी, जो आपको और उसको
कंबाइंड नाम क्या दे दिया गया, कंबाइंड नाम दे दिया गया स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का। और फिर उसके बाद एक और मसला ये था कि चूंकि ये एक्ट है ना, ये एक्ट है, सही है, तो इसका मतलब जब एक्ट बनाया गया है तो उसकी कंपोजिशन, इसकी कमेटी में कौन बैठेगा, किसको रिपोर्ट होंगी, यहाँ से जो चीज़ देखें अभी क्या होता है, अभी ये कंपनीज किसको रिपोर्ट करती है, एससीसीपी को रिपोर्ट करती है ना। ऐसी ये एससीसीपी की रिपोर्ट देखें यार, 33 एसओईज ऐसी हैं जिन्होंने एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स जमा नहीं, अब उन्होंने ऑडिटेड अकाउंट्स ही जमा नहीं कराए, कैसे पता चलेगा खसारा कितना है, कैसे पता चलेगा प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं है, कैसे पता चलेगा। 26 कंपनीज फेल टू सबमिट देयर एनुअल रिटर्न, सही है। 7 कंपनीज हैड नॉट हेल्ड देयर एनुअल जर्नल मीटिंग, सही है। इन टोटल 66 शो बिकॉज नोटिस हैव बीन इशूड टू 41 कंपनीज। और वो मैक्सिमम क्या कर देगा, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कितनी बड़ी कंपनी है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही सबमिट नहीं करा है, सही है। एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, 4 एसओईज ऐसी हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बगैर चल रही हैं। आप सोचें कंपनी चल कैसे सकती है जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही नहीं है वहाँ पे, सही है। तो ये सारे के सारे मसले जो थे पेश आ रहे थे। अब जब ये सारे के सारे मसले पेश आ रहे हैं तो एससीसीपी के दायरे के तहत तो क्या कर देगा, वो पेनल्टी लगा देगा, सही है, वो रिक्वेस्ट कर देगा, चीज़ें कर देगा। तो एक्ट के थ्रू वो जो रेगुलेशंस थी उसको मजीद स्ट्रेंथ कर दिया गया है, मजीद स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सही है। तो एक जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, ये मैं थोड़ा सा आपको उसको बता देता हूँ। सेकंड चीज़, अल्टीमेट इस जो कि हमारे पास बड़े लिमिटेड सेक्शन है। अल्टीमेट स्टेट ओन एंटरप्राइज का पर्पस क्या है, स्टेट ओन एंटरप्राइज का पर्पस ये कि जी हर स्टेट ओन एंटरप्राइज देख ले, उसको एक बता दिया गया दायरा। और एक बड़ी ज़बरदस्त, जिस तरह शेयर होल्डर, जिस देखें एक होता है शेयर होल्डर और एक होते हैं डायरेक्टर्स जो कि कंपनी चलाते हैं, सही। एक होता है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर जो है वो कंपनी नहीं चलाता, शेयर होल्डर जो है वो कंपनी नहीं चलाता, डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी चला रहे होते हैं, सही है। देयर इज़ अ लाइन बिटवीन द शेयर होल्डर एंड दी डायरेक्टर, सही है। जो कंपनी के अफेयर्स को रन कर रहे होते हैं वो डिफरेंट बंदे हैं, जो कंपनी को ओन करते हैं वो डिफरेंट बंदे हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई की गई कि जी आप फेडरल गवर्नमेंट है, आपका काम कंपनी चलाना नहीं, आपका काम मुल्क चलाना है। आप मुल्क चलाएं, कंपनी जो है वो कॉम्पिटेंट लोगों को चलाने दें। और इसमें इसके अंदर जो कुछ हम लॉस पढ़ेंगे बड़े स्ट्रिक्ट है कि भाई चूंकि मेजॉरिटी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कि वो देख लें, वो असेस करें। और प्लस सारी स्टेट और एंटरप्राइज को बोला गया कि जी आपने ये देखना है कि क्या ये कंपनी वायबल है या नहीं। और आपने सिर्फ और सिर्फ सामने कमर्शलाइज चीज़ों को रखना है, सही है। अगर आप स्टेट ओन एंटरप्राइज, और एक वर्ड हमारे पास है कमर्शलाइज स्टेट ओन एंटरप्राइज, कि अगर आप कमर्शलाइज स्टेट ओन एंटरप्राइज है, मतलब आपका बिजनेस और ऑब्जेक्टिव ही ये है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो भाई जब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिजनेस ही यही है कि उसने प्रॉफिट कमाना है, तो भाई क्यों ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पे 2% पे डिस्काउंट दे रहा है। मतलब ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज़ का कि जी इमरान खान का हुकूमत आई तो इमरान खान ने कहा कि जी नया पाकिस्तान, तो जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से आप लोन लो, आपको 2.5-3% पे आपको लोन मिल जाएगा और आपको घर मिल जाएगा और बगैर इंटरेस्ट के भी घर मिल जाएगा। फिर एक लैपटॉप स्कीम आ जाती है, फिर बेनजीर इनकम, तो जितनी भी स्कीमें हैं तो ये स्टेट ऑन एंटरप्राइज, तो मतलब गवर्नमेंट जो है स्टेट ऑन एंटरप्राइज को यूज़ कर रही है। और तो भाई स्टेट ऑन एंटरप्राइज एक सेपरेट एंटिटी है, एक लीगल एंटिटी है। अगर इसका कमर्शियल सेंस बनता है नेशनल बैंक इसके पास जाए, अगर इसका कमर्शियल सेंस नहीं बनता नेशनल बैंक इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे। और यही रीज़न है कि इस पूरी चीज़ों को हमने चेंज किया है, सही है। तो कुछ जगह अच्छा, बहुत से सेक्शंस आप देखेंगे, आप कहेंगे यार ये तो कंपनीज एक्ट में भी पड़े हुए थे, ये चीज़ कोड में भी लिखी हुई थी, ये चीज़ पब्लिक सेक्टर में लिखी थी, ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट वे में लिखी हुई होगी। कुछ चीज़ें 100% सेम है। स्ट्रिक्ट वे में क्यों लिखी हुई होंगी? बिकॉज स्ट्रिक्ट वे में इस तरीके से लिखी हुई होंगी कि फॉर एग्जाम्पल जब आपने कंपनी को इंडिपेंडेंटली चलानी है तो डायरेक्टर्स भी मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होंगे। वो कोड वाले लॉ अप्लाई नहीं होगी 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं। प्लस जो एलिजिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंस की, जो एलिजिबिलिटी की बात है, डायरेक्टर होगा कौन, तो वही माइनर, वही अनसाउंड माइंड, वो सारे के सारे क्लॉज एक्जैक्टली अप्लाई होंगे। प्लस when it comes to the state-owned enterprise where the federal government or the provincial government hold more than 50 or 51% shares, तो इस केस के अंदर प्यारे बच्चों, अगर कोई ऐसी मिनिस्ट्री, ऐसा कोई बंदा जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एमएनए है, कोई मिनिस्ट्री लेके बैठा हुआ है, एमपी है, एमएनए है, वो बंदा जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। अब ये चीज़ कंपनीज एक्ट में तो नहीं होगी, बिकॉज इन सबको गौर से देखें, ये जो हमारे पास कंपनीज होंगी ये ज़रूरी तो नहीं कि आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो या फिर स्टेट ओन एंटरप्राइज कंपनी हो। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ उन लॉज को वहाँ से कॉपी करके कुछ चेंजेस की गई हैं, ये हमारे पास पूरा। तो अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, चीज़ें आपको बता दी, तो अब पढ़ने मज़ा आएगा। और अभी से ही पेपर पिक कर लिया तुमने कि वो तुम्हें सवाल में एक पब्लिक सेक्टर कंपनी देगा, सवाल में लिखेगा 100% ओन एंटिटी है, 90% ओन एंटिटी है, सिर्फ कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक सेक्टर रूल्स अप्लाई नहीं होगा, एसओई अप्लाई होगा। जहाँ दोनों में क्लैश करेगा, एक्ट कहता है कि रूल्स की ऐसी की तैसी मैं प्रिवेल करूँगा। रूल क्या मतलब, जितने भी कानून होंगे, जितने भी कानून का मतलब केपीटी एक्ट में भी जो लिखा हुआ होगा ना, ये उसको भी ओवरराइड कर देगा बच्चे, सही है। तो चलिए आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। और अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैंने अगर आपको 10 मिनट में थोड़ा सा ओवरव्यू देता तब आगे की सारी चीज़ें बहुत इंशाल्लाह आसान है और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पढ़ना किस माइंडसेट से चीज़ों को, सही है।
दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द स्टेट ऑन एंटरप्राइज गवर्नेंस एंड ऑपरेशन एक्ट 2023। तो हमारे पास कौन सा सेक्शन है, मैं आपको ये नोट्स भी भेज दूंगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको डायरेक्ट एक्ट से पढ़ा दूं और ये डिटेल नोट्स वगैरह जो है जिसके अंदर पूरी लिंकिंग है वो तो सेक्शन 2 और 3। तो सेक्शन 2 हमने पढ़ा, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द स्टेट ऑन एंटरप्राइज गवर्नेंस एंड ऑपरेशन। सही है, गवर्नेंस एंड, तो गवर्नेंस का मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर रूल्स, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पब्लिक सेक्टर रूल्स अबाउट द गवर्नेंस वो तो थे, तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ चीजें एडिशन हो रही होंगी। सही है, एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्योंकि भाई आप अपने आपका जो ऑब्जेक्टिव है आप उसके हिसाब से, अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव है कि उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है तो 2-2.5% वाली स्कीम एक्सेप्ट ना करें। सही है, इन दिस एक्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आर्टिकल की डेफिनेशन सेम है, बोर्ड मीन्स सेम है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की डेफिनेशन सेम है। फर्क क्या कर रहे हैं सिर्फ इतना देख लो, बोर्ड मींस इन द केस ऑफ अ कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एंड इन द केस ऑफ अ स्टैट्यूटरी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। क्यों बाइफर्केशन कर रहे हैं? बिकॉज बहुत सी ऐसी एसओईज हैं जो कि कंपनी नहीं है। द गवर्निंग बॉडी एम्पावर टू ओवरसी और मैनेज द अफेयर्स ऑफ सच स्टैट्यूटरी बॉडी और एंटरप्राइज। कमेटी के नाम जरूरी नहीं कि बोर्ड का नाम हो, सही कमेटी का भी नाम हो सकता है, तो जो कमेटी जो चला रही होगी वो बोर्ड अज्यूम कर लें आप। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमने कंपनी एक्ट में पढ़ी हुई डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन है। इन द केस of the statutory state-owned enterprise, the person empowered to undertake the functions of the chief executive officer by whatever name called under the relevant। तो यहाँ पे उसने चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन जो है वो दे दी, एक्जैक्टली ऊपर वाली कॉपी करी है, लेकिन बता दिया क्योंकि ऊपर जो वर्ड आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है, ऊपर वर्ड आ रहा है कंपनी का, बट ये तो कंपनी नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए इस डेफिनेशन को मजीद जो है वो बता दिया गया। सही है, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट if the federal government directly or indirectly has the right to appoint a majority of the directors or control over the management or policy decision accessible by a person individually or through any other person acting in concert directly or indirectly, whether by virtue of federal government shareholding, management rights, shareholders agreement, voting agreement और otherwise। सही है, तो यहाँ पे कंट्रोल बाय गवर्नमेंट की सेम डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे आ गई है। इन द केस ऑफ एन एंटिटी क्रिएटेड बाय एन एक्ट of the Majlis Shura, if the federal government has the power to appoint a majority of the person who are directors of that entity or otherwise has the power to determine the outcome of the decision about the entity's management or financial and operating policies। तो वो कह रहे हैं एक तो वो है कि जी इन केस ऑफ अ कंपनी, तो अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास उस कंपनी के शेयर्स हैं उसके मेजोरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, डन हो गया। लेकिन अगर एक ऐसी एंटिटी क्रिएट करिए बाय द एक्ट, सही है, केपीटी एक्ट हो गया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट हो गया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट हो गया, ये अपने एक्ट के हिसाब से बने, तो इसमें कहकर अगर उसके पास पावर है कि जी मेजोरिटी पर्सन को एक्ट कर, मेजोरिटी ऑफ द पर्सन को जो है वो अपॉइंट कर सकते, पावर टू अपॉइंट अ मेजोरिटी ऑफ द पर्सन हु आर डायरेक्टर्स ऑफ द एंटिटी और अदरवाइज हैज द पावर टू डिटरमाइन द आउटकम ऑफ द डिसीजन अबाउट द एंटिटीज मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी। सही है, नेपरा आपका जो है, जो आपके पास ओगरा हो गया वो भी अपने एक्ट के हिसाब से बना हुआ है। सही, जब ओगरा अपने एक्ट के हिसाब से बना हुआ है तो ओगरा प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता। फेडरल गवर्नमेंट को जो है ओगरा के चेयरमैन, ओगरा की जितनी भी कमिटीज़ हैं जो है वो सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो उसको अपॉइंट करते हैं। प्लस चाहे कल को वो, तो जो अभी बीच में जो हुआ था ना कि जी मेरे पास ओगरा से आया था कि जी 150 रुपये बढ़ा दें, मैंने सिर्फ 100 रुपये बढ़ाए। सही, तो वो चूंकि इनके पास राइट, इसका मतलब आप कंट्रोल कर रहे हो इस चीज़ को। सही है, एक वर्ड आ रहा है कमर्शियल स्टेट ऑन एंटरप्राइज मीन्स। इसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि यार कंपनी की डेफिनेशन सेम है, डायरेक्टर की डेफिनेशन सेम है, नॉमिनी डायरेक्टर की डेफिनेशन सेम है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन सेम है। नीचे जो दिया हुआ होगा अंडर सेक्शन लेवल इसको पढ़ेंगे। ओन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट मीन्स 50% और मोर शेयर होल्डिंग। सही, सेम डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे हुई है। स्टेट ओन एंटरप्राइज मीन्स अ कॉर्पोरेट बॉडी फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 2। सही है, ये सेक्शन 2 नहीं है, ये सेक्शन 3 है। यहाँ पे गलती हो गई है, इनसे सेक्शन 2 नहीं है, सेक्शन 3 है, और ये सेक्शन 3 आपके पास यहाँ पर है। और फिर एक और डेफिनेशन है, स्टैट्यूटरी स्टेट ओन एंटरप्राइज मीन्स अ स्टेट ओन एंटरप्राइज एस्टेब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सही है, पार्लियामेंट में एक एक्ट के तहत अगर आपने कोई स्टेट ओन एंटरप्राइज बनाई है तो वो आपके पास स्टैट्यूटरी हो जाएगी। और स्टैट्यूटरी एंटरप्राइज मींस अ कॉर्पोरेट बॉडी फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 3। अब ये स्कोप सेक्शन 3 पढ़ते हैं और उसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, public sector, private sector, code of corporate governance, KPT act, NVP act, for the time being in force, this act shall have the application to all the public sector company as defined in subsection 54 of section 2 of the Companies Act। तो कंपनीज एक्ट में जो, तो सर आप तो एक सेकंड, अभी तो आपने कहा था, ये डायग्राम में आपने कहा था कि ये तो जो है इस पूरे दायरे के ऊपर अप्लाई होती है, मतलब वो कंपनी जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी में फॉल करती है वो भी, प्लस उसके अलावा वो जो फॉल नहीं भी करती। तो बच्चों पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं, एंड
other corporate bodies which are owned and controlled by the federal government including those established under the special enactments but shall not apply to। तो इसका मतलब है, अब इस डायग्राम को देखो जो मैंने सर्कल बनाए हैं, सर्कल के पीछे लॉजिक ये है जो हमारे पास सेक्शन 3 के स्कोप में बताया हुआ है कि हर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो भी एसओई में फॉल करेंगे, उसके ऊपर भी एक्ट अप्लाई होगा। प्लस हर वो कंपनी जो कि हर वो एंटरप्राइज जो कि कंपनी नहीं है, सही है, लेकिन जो है वो अपने एक्ट के तहत बनी हुई है या किसी भी तहत बनी हुई है, चूंकि फेडरल गवर्नमेंट ओन करती है, कंट्रोल करती है, तो उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। बस इन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। किन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा? रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ऑगरा के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ऑगरा एज ए रेगुलेटरी बॉडी, सही है, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर आप हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सही, कराची यूनिवर्सिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के एक्ट के तहत बनी है, कराची यूनिवर्सिटी अपने एक्ट के तहत बनी हुई है, तो उनके ऊपर भी जो है ये अप्लाई नहीं होगा। और सब्जेक्ट टू क्राइटेरिया ले डाउन इन द स्टेट ओन एंटरप्राइज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट पॉलिसी है, अगर कोई पॉलिसी है एंड एनी स्टेट ओन एंटरप्राइज स्पेशली एक्सक्लूडेड, और अगर स्पेसिफिकली फेडरल गवर्नमेंट उसको एक्सक्लूड कर देती है बाय गैजेट, ऑफिशियल गैजेट, तो वो भी कंसिडर नहीं की जाएगी, सही है। तो जितनी भी हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी हो गई, जितने भी हमारे पास एजुकेशन सर्विसेज वगैरह हो गए, उनके ऊपर जो है ये अप्लाई नहीं होगा। बाकी जितनी भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उसके ऊपर अप्लाई होगा, मतलब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी अप्लाई होगा, ऑगरा के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, सही है। इसके अलावा जो है आपके पास लेट से नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। पाकिस्तान रेलवेज जो है उसके ऊपर भी आपका ये लॉ जो है अप्लाई होगा। बच्चों डन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम कहते हैं, अब उसने करा क्या, सुनिएगा मेरी बात को, ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, इसको कर दिया उसने एक जगह कमर्शियल, बिकॉज कुछ स्टेट ओन एंटरप्राइज ऐसी हैं जिनका जो कि कमर्शियल पर्पस, मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई गई है, सही, जो कि कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई गई है, ठीक है। तो कुछ स्टेट ओन एंटरप्राइज ऐसी, लेट से नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो गई, उसका काम ये है कि जी आपने रोड्स वगैरह बनाने, चीज़ें करनी है। कुछ आपके पास फॉर एग्जाम्पल ऐसी स्टेट ओन एंटरप्राइज होती है जिनका प्राइमरी पर्पस जो है वो पैसा कमाना नहीं होता। जब उनका प्राइमरी पैसा कमाना नहीं होता तो उसको अलग बाइफिकेशन करिए, और वो जिनका भाई नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पैसा कमाने के लिए ही बनी है, सही है। कराची यूनिवर्सिटी पैसा कमाने के लिए नहीं बनी थी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पैसा कमाने के लिए ही बनी थी। तो चूंकि वो पैसा कमाने के लिए बनी थी तो उनका नाम उन स्टेट ओन एंटरप्राइज को मजीद बाइफिकेट कर दिया है कमर्शियली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज होगी उसमें से एक कमर्शियल भी हो सकती है, सही है। तो इसके अलावा जो हमारे पास होंगी वो हमारे पास ऐसी भी होंगी जो कि नॉन कमर्शियल भी होंगी। लेट से वापडा, सही है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सही है। तो वापडा हो गई आपके पास, ये आपके पास नॉन कमर्शियल एंटिटी है, सही है। कमर्शियल एंटिटी में आपके पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो जाएगी। तो ये दोनों के, अच्छा, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, अच्छा, ये दोनों ऐसी होंगी या तो वो कंपनी होंगी या वो जो है वो किसी ना किसी अपने एक्ट के तहत बनी होगी, सही है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ऐसी भी होंगी जो कि कोई रेगुलेटरी बॉडी होगी या रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, लेट से ऑगरा हो गई, लेट से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ हो गया, लेट से एससीसीपी हो गया, सही है। तो इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, बच्चों, सही है। तो यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा, अगर हमारे पास मसला कहाँ पर आएगा, मसला ये आएगा कि ये जो कंपनीज है ना, और अगर वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, मतलब पब्लिक सेक्टर, मतलब उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको ओन करते हो, इन कंपनीज के ऊपर पब्लिक सेक्टर रूल्स भी अप्लाई हो जाएगा, इनके ऊपर स्टेट ऑन एंटरप्राइज एक्ट भी अप्लाई हो जाएगा, और अगर ये कंपनी लिस्टेड हुई तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अप्लाई हो जाएगा। बस आपको अभी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पेपर में बन के आ सकती हैं। तो पहले आप कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल्स को देखते थे, अब एक और चीज़ भी ऐड हो जाएगी, आपके पास स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज भी ऐड हो जाएगा, सही है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सवाल भी कहाँ से आएगा वो भी बता दूंगा। तो अब पढ़ते हैं स्टेट ओन एंटरप्राइज कौन सी होती है, पढ़ चुके हैं। स्टेट ओन एंटरप्राइज एस्टैब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 अदर देन कंपनीज लाइसेंस अंडर सेक्शन 42 दियर ऑफ, कौन से वाली, एनपीओ वाली, जितनी भी एनपीओ वाली होंगी वो कमर्शियल हो ही नहीं सकती। स्टेट और एंटरप्राइज दैट जनरेट्स द मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन अ कमर्शियल बेसिस। डेफिनेशन पढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अ स्टेट कमर्शियल स्टेट ओन एंटरप्राइज मीन्स अ स्टेट ओन एंटरप्राइज एस्टैब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट other than companies licensed under the section 42 thereof or state owned enterprise that generates the majority of its revenue from the sale of goods or services or a combination of goods or services on a commercial basis, सही है। तो ये जितनी भी एंटरप्राइज हमारे पास होंगी या तो वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी हुई या अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनी हुई या उनका जो बिजनेस है वो आपका जो है वो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। पाकिस्तान रेलवेज हो गई, सही है। तो पाकिस्तान रेलवेज कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो नहीं बनी हुई लेकिन कमर्शियल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज वहाँ पे वो
आपको जो है वो एक सर्विसेज वगैरह सेल कर रही है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देख लो बच्चों, अगर एक चीज़ कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी हुई है और वो कमर्शियल स्टेट ओन एंटरप्राइज है और कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो उसका पब्लिक सेक्टर रूल्स भी अप्लाई हो जाएगा और उसके ऊपर आपके पास SOE एक्ट भी। अगर ये जो कंपनी है, चूंकि ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनी हुई, बिकॉज वो कह रहा है स्टेट एंटरप्राइज दैट जनरेट्स द मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ कमर्शियल बेसिस, सही है। सो अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी हुई और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तो इसका मतलब है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, सही है, उसका कोई ना कोई बिजनेस होगा, सही है, जो कि उसके मेमोरेंडम में और आर्टिकल में लिखा हुआ होगा। ये जो कंपनी होगी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ SOE अप्लाई होगा, इसके ऊपर जो है आपका पब्लिक सेक्टर रूल से कंपनी सेक्टर अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ये कंपनी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सुन लें, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट विच इज अ स्टेट ओन एंटरप्राइज, सही है। मतलब जहां जहां यहाँ पे कंपनी का वर्ड लिखा होगा, तो कंपनी का वर्ड जब लिखा होगा तो इसमें यूनिलीवर नहीं आएगा, ऑल्दो यूनिलीवर इज अ कंपनी है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में कंपनी का मतलब वो है जो कि कंपनी के हिसाब से बनी है और वो स्टेट ओन एंटरप्राइज है आपका, सही है। अब हम थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्कोप एंड एप्लीकेशन में पढ़ लिया, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 हमने पढ़ लिया। हमारे पास अगला सेक्शन है 6 to 8। 6 to 8 की तरफ मूव करते हैं। जनरल प्रिंसिपल, the provision of this act, the state-owned enterprise management policy, and any rules made hereunder shall aim to further the following general principle। कह रहा है यार ये तो जनरल प्रिंसिपल है, मतलब जो भी कंपनी बनी है स्टेट ओन एंटरप्राइज, उसका जनरल प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू विच a commercial state-owned enterprise must operate on a commercial basis that is efficient and profitable, and a state-owned enterprise must operate efficiently and effectively। अब उसने कहा कि जी अगर कमर्शियल है तो प्रॉफिटेबल का वर्ड तो लाजमी आना चाहिए, और अगर कमर्शियल नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रॉफिटेबल का वर्ड जो है वो रिमूव कर दिया गया, यहाँ पे प्रॉफिटेबल का वर्ड जो है वो रिमूव कर दिया गया, सही है। तो इसका मतलब है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है तो भाई उसने ऐसी पॉलिसी करनी है, इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से मैनेज करना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का। क्यों? ताकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट से पैसे ना मांगे। क्यों? अगर फेडरल गवर्नमेंट से पैसे मांगेगा तो फिर जो है वो बजट जो है उसमें खसारा आ रहा होगा, और फिर सवाल वही आएगा IMF की तरफ से कि जी जब आप ये कंपनी संभाल ही नहीं पा रहे और आप चला रहे हो तो आप बेच क्यों नहीं देते इन कंपनी को, किसी और को क्यों नहीं चलाने देते, सही है। द प्रिंसिपल ऑफ मेजरेबल परफॉर्मेंस according to which a state-owned enterprise must identify its business goal। अब जनरल बातें सारी लिखी हुई, सही। the principle of measurable performance according to which a state-owned enterprise must identify its business goal, कि भाई आपका बिजनेस गोल क्या है, आपने किसी सियासतदान के लिए, किसी हुकूमत के लिए, उसके लिए काम करना है, या फिर आपकी अपनी कंपनी का एक बिजनेस गोल और एक ऑब्जेक्टिव है, सही है। द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू विच द मैनेजमेंट ऑफ अ स्टेट एंटरप्राइज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट एंड अकाउंटेबल, सही है। द प्रिंसिपल ऑफ, मैं आपको खैर मैंने यार कोई अपने करियर में पाकिस्तान में कोई 5 से 6 या 7 स्टेट ओन एंटरप्राइज के कंपनी के जो है वो ऑडिट किए, सही है। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मतलब गवर्नेंस जो बॉडी बैठी हुई होगी वो अपनी मर्ज़ी की बैठी होगी, जिसकी हुकूमत होगी उसके मेजॉरिटी बंदे बैठे हुए होंगे, सही है। नीचे भर्तियाँ भी उस हिसाब से हो रही होंगी, जो खर्चे हो रहे होंगे वो उस कंपनी के पर्पस के लिए हो ही नहीं रहे होते, सही है। वो जो मिनिस्टर आया हुआ है या फिर जो MP MNA या किसी का बंदा आया हुआ है, उसके घर वाले, उनकी बीवी, उनके बच्चों, ईच एंड एवरीथिंग, सारे खर्चे जो है वो वहाँ से हो रहे होते हैं। तो इस कदर बड़ा गर्क है हमारे पास, इस कदर बड़ा गर्क। तो वो कहते हैं प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू विच द मैनेजमेंट ऑफ अ स्टेट एंटरप्राइज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट एंड अकाउंटेबल। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू विच स्टेट एंटरप्राइज मस्ट रिपोर्ट इट्स परफॉर्मेंस फुली, ट्रांसपेरेंटली एंड टाइमलेसली, जो अभी मैंने आपको SCCB का पढ़ाया। द प्रिंसिपल ऑफ मॉनिटर्ड परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू विच स्टेट एंटरप्राइज मस्ट बी सब्जेक्ट टू रिगरस मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव न्यूट्रलिटी, ऐसा नहीं है कि 2% 4% पे वो कह रहे हैं कि जी लैपटॉप इशू करते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए तो आप कर रहे हैं बैठ के, नहीं, आप नहीं कर रहे। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट एंड द स्टेट एंटरप्राइज मस्ट रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स एंड इंश्योर ऑल द शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड इक्विटेबली एंड हैव ऑल इक्वल एक्सेस टू द कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन एंड द एबिलिटी टू नॉमिनेट द डायरेक्टर्स इन अ मैनर कमेंसरेट विद देयर शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे भी इसने एक चीज़ आपको ऐड कर दी, ऑल द कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी है, बट अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनी हुई थी अब क्या करें भाई, तो अब यहाँ पे भी एक चीज़ कैटेगोरिकली ऐड कर दी गई है। यार सॉरी, ये मैंने पढ़ा दिया आपको 5 जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, सही है। 5 सिलेबस का पार्ट नहीं है। चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं भाई। प्रूडेंट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट क्या है? Every state-owned enterprise shall undertake its operation in accordance with the criteria for sound and prudent management, namely
The business of the state-owned enterprise is carried on with the integrity, objective, due care, and professional skills. Each independent director and chief executive, by whatever name called, of the state-owned enterprise complies with the prescribed fit and proper criteria. SOEs is directly managed by a sufficient number of persons who are fit and proper person to hold the position which they hold, and the state-owned enterprise maintains adequate accounting and other records of its business. इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन आप देखिएगा वही है जो कि SEC बेचारा चिल्ला रहा है बैठ के, सही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके सामने रख दूँ, पब्लिक सेक्टर रूल्स क्राइटेरिया फॉर साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट, ये पढ़ लेना, पूरा सेम है। Accounting other records shall not be regarded as adequate for the purpose of unless they enable the business of the state-owned enterprise to be prudently managed, enable the state-owned enterprise to comply with the obligation imposed by this act, and comply with all the professional standards and pronouncement of relevant professional bodies as applicable in Pakistan. तो section 6 is exactly copy to the public sector rules, और उसको यहाँ पे कॉपी कर देगा। सर क्यों कॉपी करा है भाई? कुछ एंटरप्राइज ऐसी हैं जो कि कंपनी नहीं है। जब वो कंपनी नहीं है तो उसके साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट कैसे बताऊँ? हर एक्ट में जाके चेंज करूँ? एक स्टैंडर्ड आप यहाँ पे जाके एक्ट बना दो जाके सबके ऊपर आपका अप्लाई हो रहा होगा, सही है। हमारे पास सेक्शन जो एप्लीकेबल है वो है 6 से लेके 8 तक। तो 6(7) द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज शैल बी टू ऑपरेट इन एन एफिशिएंट मैनर, achieving the objective contained in and acting in accordance with their respective acts or articles and memorandum of association as the case may be। कितनी जबरदस्त बात लिखी, as per the respective act। क्या मतलब इसका मतलब है ये कब अप्लाई होगा? ये तब अप्लाई होगा जब वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बना होगा, और ये कब अप्लाई होगा? जब वो कंपनी नहीं होगी और रिस्पेक्टिव एक्ट के हिसाब से बना होगा। रेलवेज आपके पास होगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी आपके पास होगी। स्टेट ओन एंटरप्राइज अंडरटेकिंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शैल हैव रिगार्ड अमंग्स अदर मैटर, सही है। अगर वो अपना कोई भी जो उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, स्टेट एंटरप्राइज को कर रहा है, तो किन चीज़ों का ख्याल रखें? द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी डिसीजन इन द लॉन्ग टर्म, the need to foster the state-owned enterprise business relationship with suppliers, customers and other stakeholders। इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का सुन लें, क्या मतलब कि जी आप 2-4% पे अगर आप लैपटॉप दे रहे हैं, सही है, या फिर आप लोन दे रहे हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा या आगे जाके महंगाई हो जाएगी तो ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। एक तो वैसे ही लॉस कर रहे हो, ऊपर से आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि कमर्शियल सेंस बन नहीं रहा इसका, सही है। द इम्पैक्ट ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ऑपरेशन ऑन द कम्युनिटी एंड द एनवायरमेंट, the importance of the state-owned enterprise maintaining a reputation for the high standard of business conduct, the need to act fairly as between members of the state-owned enterprise। इन सारे पॉइंट्स को देख लें, वो आपको बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये समझाने जा रहे हैं, जब आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो आपका है उसको अचीव, जो भी आपका बिजनेस मॉडल है उसको अचीव करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपको जो भी बिजनेस मॉडल होगा उस बिजनेस मॉडल में आपने ये देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल SSGC की एग्जाम्पल लेते हैं। SSGC इज़ अ क्या कहते हैं, एक कंपनी है, ठीक है, और SSGC जो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज भी है, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट के पास उसके जो है वो शेयर्स हैं। तो SSGC अगर आपके पास पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है, तो और लिस्टेड भी है, तो इसका मतलब इसके ऊपर COCG भी अप्लाई होता है और पब्लिक सेक्टर रूल्स भी अप्लाई होता है। मेरा कंपैरिजन वाला लेक्चर याद आ रहा है, तो जब भी सवाल आता था तो हम दोनों में देखते थे कि दोनों में कहाँ फॉल करता है, तो क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है। अब तीसरी चीज़ भी अप्लाई हो जाएगी, SOE एक्ट भी अप्लाई हो जाएगा। अब वो SSGC को ये कह रहा है, मेरे भाई SSGC तुम हर साल जो है वो 15-20 अरब रुपये के लॉस में होते हो, सही है। अच्छा, लॉस में होते क्यों? लॉस होने का पहला रीज़न ये है कि एक MPA का ख़त आया, और MP का ख़त आया कि जी मेरे गांव में जो है वो आप गैस नहीं है तो गैस की पाइपलाइन लगा दें। गांव में कितने लोग हैं? गांव में जो है वो लेट से 5,000 लोग हैं, और 5,000 लोगों के लिए जो है वो पाइपलाइन एक 25, 30, 50 ट्रांसमिशन लाइन से एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन निकालना, 40, 50, 100 किलोमीटर के पाइपलाइन बिछाना कहीं से भी फीजेबल नहीं है, सही है। नहीं, आप बिछाएं, अच्छा बिछा देते हैं, बिछाने के बाद पैसे भी नहीं आ रहे, प्लस वो एक गांव में पाइपलाइन बिछी तो उसी पाइपलाइन से अब कुंडे निकल रहे हैं और मजीद जगह पे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को तो जो है वो नुकसान हो रहा है, सही है। और जब ये नुकसान हो रहा है तो उससे हो क्या रहा है, एक डेफिसिट आ रहा है। जब SSGC को नुकसान हो रहा है, SSGC को यहाँ से पैसे नहीं आ रहे और SSGC ने अपने पैसों से पाइपलाइन वगैरह बिछा दी, तो आगे जाके SSGC को जो है वो पेमेंट करनी है OGTCL को, तो OGTCL को भी पेमेंट नहीं कर रहा, GHPL को उसको भी पेमेंट नहीं कर रहा, PPL को उसको भी पेमेंट नहीं कर रहा, ब्रिटिश पेट्रोलियम को उसको भी पेमेंट नहीं कर रहा, सही है। और हमारे पास 2-4 कंपनीज और हैं, सही है। तो अगर उन सारी यूनाइटेड होल्डिंग वगैरह अगर इनको पेमेंट नहीं कर रहा, तो उनमें से कुछ जो फॉरेन सप्लायर है जिनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके, सही, यूनाइटेड होल्डिंग्स वगैरह हो गई, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, तो वहाँ पे तो उनके साथ जब एग्रीमेंट हुआ था तो गवर्नमेंट ने ऐसा गारंटी दी थी, तो यहाँ जब SSGC नहीं पे कर रहा तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है। तो बस ये वो कह रहा है कि भाई द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी डिसीजन इन द लॉन्ग टर्म, इस साल तो आज से जो 30-40 साल पहले लगा दिए थे सारी की सारी चीज़ें, अब भुगतो बैठ के। द नीड टू फोस्टर द स्टेट एंटरप्राइज बिजनेस रिलेशनशिप विद द सप्लायर, कस्टमर्स
ऑल्दो आप एसएचजीसी हो, आप प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, बट ये भी ख्याल रखें कि आपने सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, अदर स्टेक होल्डर के साथ जो है वो एक अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप रखना है। सही है। इस तरह बाहर मुल्कों में होता है कि जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वो आपको एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं वो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपने भी एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है सप्लायर है उसको रुलाना है, कस्टमर है उसको रुलाना है, ऐसा नहीं करना। द इम्पैक्ट ऑफ द स्टेट ऑन एंटरप्राइज ऑपरेशन ऑन द कम्युनिटी एंड द इन्वायरमेंट। पाइपलाइन खोली है तो खोद दी है, सही है, पूरा का पूरा रूट खोद दिया है और बैठ के आप पाइपलाइन लगा रहे हैं और वहाँ पे जो है वो गटर खुला रह गया है, लोग मर रहे हैं और एक डस्ट हुई है और गैस लीक हो रही है और कुछ भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों का आपने जो है वो ख्याल रखना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट ऑन एंटरप्राइज मेंटेनिंग अ रेपुटेशन ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस कंडक्ट। लगे भाई कि ये स्टेट ऑन एंटरप्राइज है, इसका बिजनेस कंडक्ट ऐसा होना चाहिए यूरोप वगैरह में होता है। सही है। द नीड टू एक्ट फेयरली एज बिटवीन मेंबर ऑफ द स्टेट ऑन एंटरप्राइज। Notwithstanding anything contained in any of the law for the time being enforced, the primary objective of the commercial state-owned enterprise, किसका? Commercial state-owned enterprise shall be to generate sufficient, क्या वर्ड लिखा हुआ है? रेवेन्यू नहीं, sufficient revenue to cover their cost and be financially sustainable। अगर फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं हो, प्राइवेटाइज करो, बेचो। सही है। ये फेडरल गवर्नमेंट का प्लान है भाई इस वक्त। इस हुकूमत का प्लान ये है कि जी अगर आपके पास आप फाइनेंशियली वायबल नहीं हो, आईएमएफ के जोर पे, आईएमएफ को डंडे की वजह से हम अब आपको पैसे नहीं देंगे, कंपनी बंद करो। रेलवे आपसे नहीं चलती, रेलवे खसारे पे, रेलवे को बेच दो, पाकिस्तान रेलवे को बेच दो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी नहीं चलती, बेच दो। सही है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसी एसएचजीसी जितनी भी डिस्कोस कंपनी है, आपको ये शायद मैंने पता नहीं ये हैंड आउट मैं आपको ग्रुप पे भी शेयर करूंगा यार। ये इशरत हुसैन साहब का आप सब ने नाम सुना होगा, बड़ा, और 2022 का ही है। सही है। एट इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के पास 12 एसओईज थी। सही है। द 85 कमर्शियल, देखें वो 2022 में ये नाम दे रहा है, द 85 कमर्शियल एसओईज ऑपरेट्स मेनली इन 7 सेक्टर्स, पावर, ऑयल एंड गैस, इन सब का नाम दे रहा है, चार्ट 1 है। Over the past 6 years, 1/3 of the commercial SOEs have experienced losses intermittently. As many as 51 of this made profit in financial year 2019, amounting to rupees 336 billion, but this was outstripped by the 33 loss-making entities. The top 10 loss-making SOEs contribute around 90% of the total. इसमें कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान रेलवेज, पीआईए, पाकिस्तान स्टील, 5 पावर सेक्टर, जितनी भी डिस्कोस कंपनीज हैं आपके, सही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहलाती है, डिस्को कंपनीज, वो सारी की सारी यहाँ पर है। तो जो ओजीडीसीएल है उसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा है, बाकी जो कंपनीज आपके पास उनका प्रॉफिट इतना ज़्यादा है, लेकिन जब आप पीआईए, स्टील मिल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, रेलवे, इनको जब आप इनके लॉसेस को ऐड करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लॉसेस को खा जाता है और ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज जो है वो लॉसेस में आ जाती है। पाकिस्तान का जो लॉस है वो 1 ट्रिलियन का है। सही है। एक साल का हमारा जो स्टेट और एंटरप्राइज से फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जो बोझ आता है, मेरे ख्याल से वो 1 ट्रिलियन का है। फाइनेंशियल वायबिलिटी, सही है। ये वो वर्ड्स हैं जो कि पहले से ये आर्टिकल्स वगैरह हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, रिसर्च हो रही थी, उसके बेसिस पे इन चीज़ों को डिसाइड किया गया कि जी क्या करना है। 24 SOEs are identified for the next batch of 12 of which were loss making in 19 with a combined loss of this. Among the loss making SOEs proposed for private are 8 DISCOs, HESCO, ESCO, PESCO, SEPCO, MEPCO, LESCO, FESCO। ये कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई, इस्लामाबाद, पेशावर, सही है, सियालकोट, मुल्तान, जितने भी आपने बनाए हुए इन सबको अगर ये लॉस मेकिंग है आप बेचें इसको। पाकिस्तान रेलवेज की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आपने देखा होगा बीच में हमने बेच दिया। एसएसजीसी का लॉस जो मैं आपको बता रहा था 14-14.5 अरब रुपए का इसका जो है वो आपका लॉस है। ये आपके पास कमर्शियल एसओईज हैं बच्चों, ये सारी की सारी आपके पास कमर्शियल एसओईज हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। ये उनके लॉसेस हैं। जो ऑयल एंड गैस है ऑब्वियसली वो फायदे में, बिकॉज के अंदर आपके पास ओजीडीसीएल, जीएचपीएल, पीपीएल इस तरह के नाम आ जाते हैं। लेकिन जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड आईटी कम्युनिकेशन है, सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट, सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके पास सारा ये डिस्को वाली चीज़, सही है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई वाली, इनको आप ऐड करें तो 266 बिलियन का इनका जो है वो आपका लॉस है। टॉप 10 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में अगेन आपको ज़्यादातर वही दिखेंगे, पीएसओ वगैरह दिखेंगी। ठीक है। टॉप 10 में आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी दिख जाएगी, पीआईए दिख जाएगी, कैस्को दिख जाएगी, लेस्को दिख जाएगी, पेस्को दिख जाएगी, पाकिस्तान स्टील मिल दिख जाएगी। 16 अरब रुपए का उसका 2019 का लॉस था। 18 में 27 अरब रुपए का लॉस था। 18 में 27 अरब रुपए का लॉस था। फिर ये 16 अरब रुपए पे आके जाके खड़ा हो गया था। रेवेन्यू भी अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर का रेवेन्यू आपके पास ज़्यादा है। तो इस चीज़ को अगर हम देखें और उसको सामने रखें तो वो आपसे सिंपल सी एक बात कह रहा है मेरे बच्चों, क्या? टू जनरेट दिस सफिशिएंट रेवेन्यू टू कवर दियर कॉस्ट बी फास्ट। अगर नहीं होगा बेचो। The federal government shall not require a commercial state-owned enterprise to undertake a public service obligation which deviates from the primary objective as specified। सही है।
फेडरल गवर्नमेंट कह रही है मेरी फेडरल गवर्नमेंट का काम है लोगों की खिदमत करना, सही है, फेडरल गवर्नमेंट का काम है लोगों की खिदमत करना, सही है। ये फेडरल गवर्नमेंट कह रही है चूंकि मैं ही आपको ओन करती हूँ, मैं सब करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे रिक्वायर्ड करूँ टू अंडरटेक अ पब्लिक सर्विस ऑफ, तुम्हारा काम पब्लिक, तुम हो पब्लिक सेक्टर कंपनी बिकॉज मैं ओनरशिप तुम्हारी लेके बैठा, लेकिन मैं अलग हूँ, तुमने चलाना अलग है, और तुमने अपने काबिल बनना है इसलिए ताकि 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 मुझे पैसा ना देना पड़े, वो पैसा मैं डायरेक्टली जो है वो आवाम के लिए जो है इंशाल्लाह उनको खर्च कर सकूं, तुम्हारे लॉसेस के लिए मुझे खर्च ना करना पड़े। प्लस अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लेट्स से चीफ मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम, सही है, और क्या कहते हैं 2% हाउस और अपना घर और नया घर, अगर ऐसी स्कीम हो गई ये वॉइड नहीं होगी, ये वैलिड रहेगी। तो हमारे पास सेक्शन 6 to 8 जो है बच्चों, 6 to 8 हमारे पास है, 8 भी पढ़ लेते हैं। मेजरेबल परफॉर्मेंस, द बोर्ड ऑफ एवरी स्टेट और एंटरप्राइज shall prior to the commencement of each financial year adopt a business plan in respect of the following 3 financial years which shall contain information about the operations, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजर। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल का मतलब ये है कि भाई अगर आप एसएसजीसी हो तो आपके नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स होंगे, सही है, कि गैस की चोरी को मैंने कम करना है, सही है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो तो आपका एक नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स होगा कि जी इलेक्ट्रिसिटी की चोरी को मैंने कम करना है, सही है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस का इदारा हो लेट से, तो आपने सर्विसेज अपनी करनी है, चोरियाँ कम करवानी है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपने करना होगा। ऑफ द स्टेट और एंटरप्राइज एंड डेमोस्ट्रेट हाउ द स्टेट और एंटरप्राइज शैल अचीव इट्स प्राइमरी एंड व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कि भाई जो आप काम कर रहे हैं दयानतदारी से कर रहे हैं, कस्टमर का ख्याल रखें, सप्लायर का ख्याल रखें, बिजनेस रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन रखें, प्लस जो है वो टाइम पे पेमेंट वगैरह कर दिया करें, और जो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करें। और अगर आप कमर्शियली स्टेट और एंटरप्राइज हैं तो फिर आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये कि जी आपने पैसा भी कमाना है, सही है। इफ़ अ स्टेट और एंटरप्राइज has one or more subsidiaries, the business plan must for each subsidiary and for the group as a whole, उसको भी include करना है। The business plan for the state or enterprise shall be prepared in consultation with the division to which the business of the state or enterprise has been allocated under the rules of the business 1973। अगर for example एक पाकिस्तान में जो है वो ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री है और एसएसजीसी जो है, तो चूंकि वो इस मिनिस्ट्री के अंडर करती है तो इसके डिवीजन का बंदा भी एक होना चाहिए। एंड द ड्राफ्ट अंडर कंसल्टेशन शैल बी simultaneously सबमिटेड टू द सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट। अब क्या करें इन लोगों ने कि एक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट बनाया है और उसको भी जमा होगा, उसके कंसल्टेशन के साथ होगा। तो जो बिजनेस प्लान है वो जिस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है तो साद रफीक जो है वो रेलवे का जब बिजनेस प्लान बनेगा तो उसके कंसल्टेशन के साथ बनेगा, प्लस एक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट को सबमिट किया जाएगा। एंड द अडॉप्टेड बिजनेस प्लान शैल बी सबमिटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर इन्फॉर्मेशन, फेडरल गवर्नमेंट के पास भी जमा कराया जाएगा, सही है। द बोर्ड ऑफ एवरी स्टेट और एंटरप्राइज शैल एट स्टार्ट ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट एंड कॉज टू हैव पब्लिश अ स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट फॉर द स्टेट और एंटरप्राइज और द ग्रुप कंप्राइज द स्टेट और एंटरप्राइज एंड इट्स सब्सिडियरीज इफ एनी in respect of that year and the following 2 financial year in the manner and the form set out in schedule 3। schedule 3 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर बता दे कि जिसमें इसके तहत आपने जो है अपने बिजनेस प्लान को सर्कुलेट करना होगा, सही है। तो ये हमारे पास हो गया सेक्शन 6 to 8। फिर हमारे पास आते हैं 10 to 14 बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी, सही है। अच्छा, अगर एक चीज़ देखो मेरे बच्चों, तो अगर CFAP 2 की हम किताब देखें और थोड़ा सा हम नीचे जाएँ, हमारे पास 400-500 पेज पे आ रहा होगा कुछ पब्लिक सेक्टर का कंपैरिजन। ये हमारे पास जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी का कंपैरिजन आ रहा है भाई, जिसमें हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर का कंपैरिजन कर लिया था। नॉमिनेशन कमेटी ऑलरेडी कोड में भी कवर्ड है, पब्लिक सेक्टर में भी कवर्ड है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हाईलाइट है। लेकिन एक और चीज़ बनाई है नॉमिनेशन कमेटी, वहीं से उठाया, देयर शैल बी अ बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी। तो ये तो ऑलरेडी आ रहा था, लेकिन भाई वो तो कंपनीज पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए था ना। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं बनी तो फिर क्या करेंगे। द मिनिस्टर इन चार्ज टू विच द बिजनेस ऑफ द स्टेट और एंटरप्राइज हैज बीन एलोकेटेड अंडर द रूल्स ऑफ द बिजनेस हु शैल आल्सो बी द चेयर ऑफ द कमेटी। तो जो फेडरल गवर्नमेंट ने जिस मिनिस्टर को अपॉइंट किया, अगर साद रफीक है और वो रेलवे का है तो वो जो है वो चेयर होगा, सही है। The secretary of the division to which the business of the state enterprise has been allocated under the rules of the business 1973। अगर कोई secretary of the division है जिसके अगेंस्ट ये आ रहा है, जिसके अगेंस्ट में ये आ रहा है, वो भी होगा। secretary of the finance division और इस nominee for of at least BPS 21, अगर उसका नॉमिनी है तो वो एटलीस्ट BPS 21 ऑफिसर होना चाहिए और उसका बंदा भी होना चाहिए फाइनेंस वाला। क्यों? बिकॉज फाइनेंशियल से चीज़ें रिलेटेड है। द बोर्ड नॉमिनेशन कमीशन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिकमेंडिंग द कैंडिडेट्स। अगर आप यहाँ पे देखें बच्चों, कमेटी शेल बी चेयर्ड बाय द नॉन एग्जीक्यूटिव कमेटी हाउएवर द इंडिपेंडेंट कमेटी शेल नॉट बी लेस देन देयर प्रोपोज। ये चीज़ें बता रहा है, लेकिन ये क्या बता रहा है, अब क्या बता रहा है, अब ये आपको बता रहा है कि भाई चूंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी है ना, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आ सकता कि मिनिस्ट्री का बंदा होगा, फाइनेंस डिवीजन का बंदा होगा, ये बातें नहीं। तो ये बातें अब जिसने बताई है वो कहाँ बताइए, आपको एक्ट में बताइए। इसका मतलब है अगर एक ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है और उसके ऊपर SOE एक्ट भी अप्लाई होगा और नॉमिनेशन कमेटी से सवाल आ गया, तो ये तो आपने दोनों कंपेयर करके आंसर लिखना होगा। ये अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल क्या एक्सपेक्टेड है। आइडेंटिफाइंग रिकमेंडिंग कैंडिडेट
mandated to the federal government for the appointment as the independent। इस नॉमिनेशन कमेटी का काम ये होगा, क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री बैठी हुई है, फाइनेंस के बंदे बैठे हुए हैं, तो उनका काम ये होगा कि जी वो बताएंगे फेडरल गवर्नमेंट को कि जी किस बंदे को एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं। रिकमेंडिंग द एक्स ऑफिशियल पोजीशन टू बी हेल्ड बाय द रेलेवेंट डिवीजन ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और वेयर नेसेसरी अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द बोर्ड नॉमिनेशन कमिटी फॉर परफॉर्मेंस प्रोसेस शैल बी नोटिफाइड एंड शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डाइवर्सिटी एंड फेयरनेस, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। ऐसा नहीं कि जी बंदा जो है अगर वो सिंध का है तो वो सिर्फ सिंध के बंदे भर्ती कर रहा है, पंजाब का है तो सिर्फ पंजाब के बंदे भर्ती कर रहा है, केपी के का है तो केपी के पठान बंदे। ऐसा नहीं, फेयरनेस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, सही है, फेयरनेस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी और मेरिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी एक बंदा बहुत मेरिट का है लेकिन चूंकि दूसरी पार्टी का है, हुकूमत हमारी है, हम इसको नहीं करेंगे, सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट नॉट लिमिटेड टू एडवर्टाइजमेंट, लेकिन बट नॉट लिमिटेड टू मतलब एडवर्टाइजमेंट आपने प्रॉपर देनी है। इन्विटेशन की आपने सबको कहना है कि जी आप एप्लीकेशन जमा कराएं, आपने अपॉइंटिंग हेड हंटिंग एजेंसी जो कि आपको अपॉइंट करके दे, आइडेंटिफाई द कैंडिडेट फ्रॉम द डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, याद आ रहे हैं जो उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया था, वहाँ से भी आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। और जिसको बोर्ड जो है वो नॉमिनेशन कमेटी रिकमेंड करेगी, लेट्स से फेडरल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को, किसी को भी, तो वो जो है ये शैल अप्लाई द, तो वो फिट एंड प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया देखेगी कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है, अगर है तो उसके बाद वो उसको जाके नॉमिनेट करेगी। 10 to 14 तक है ना हमारे पास। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, भाई ये भी पढ़ा हुआ है, हाँ जी पढ़ा हुआ है। अब पर्सन इज अंडर 18, हाँ पढ़ा हुआ है। नॉट अ नेचुरल पर्सन, हाँ पढ़ा हुआ है। बैंक करप्सी, हाँ पढ़ा हुआ है। ऑफेंस इंक्लूडिंग, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है भाई, ये भी पढ़ा हुआ है भाई। कौन से दो ऐड हो रहे हैं भाई, कौन से दो ऐड हो रहे हैं? अब पर्सन हु इज इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, भाई जब स्टेट और एंटरप्राइज की बात चल रही है तो सर्विस ऑफ पाकिस्तान, अब मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा और अगर असेंबली का बंदा होगा तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, सही है। द होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस वेदर नॉट इन अ लेजिस्लेटिव रोल, एन एम्प्लॉय ऑफ अ स्टेट ऑन एंटरप्राइज भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तस्वुर नहीं किया जाएगा। कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सही है। अच्छा सर कॉम्पोजिशन भी तो पढ़ी हुई है, हाँ कॉम्पोजिशन में कोड में भी पढ़ी है, पब्लिक सेक्टर पढ़ी है, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, हाँ जी यहाँ पे पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वही वाली बात जो मैंने पहले लॉजिक बताया, दूसरा रूल थोड़े सख्त हो गए। अ बोर्ड ऑफ अ कंपनी शैल कंसिस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स and the chief executive officer of the company with the requisite skills, competence, knowledge, experience and approach, so that board as a group includes core competencies and diversity required to assist the company achieve its primary objective. The majority of the board shall consist of independent director। और आपसे पब्लिक सेक्टर रूल क्या कहता था? 1/3 वाली बात याद आ रही है? शैल हैव एटलीस्ट 1/3, सही है, एटलीस्ट 2 और 1/3 मेंबर, सही है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं? मेजोरिटी शैल बी इंडिपेंडेंट, मतलब उसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज गवर्नमेंट से ताल्लुक होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, मिनिस्टर होगा, पॉलिटिकल एफिलिएशन होगी, तो इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सही। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज आया वो ये आया कि जी आपके मेजोरिटी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होंगे ताकि इंडिपेंडेंटली इस कंपनी को संभाल सके। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ मोर देन 5 स्टेट एंटरप्राइज साइमल्टेनियसली इंक्लूडिंग देयर सब्सिडीज। एन इंडिपेंडेंट मेंबर शैल नॉट सर्व फॉर मोर देन 9 years on a board and shall not be appointed to the same board after 2 consecutive terms unless a period of 3 years has lapsed, सही है। तो ये भी हमारे पास मोर लेस वही रिक्वायरमेंट है जो कि हम कूलिंग ऑफ पीरियड की रिक्वायरमेंट पढ़ रहे होते थे। टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, अ डायरेक्टर वंस अपॉइंटेड shall hold office for a period specified in the applicable law unless he resign। क्यों कह रहे हैं अंडर द एप्लीकेबल लॉ? कंपनीज एक्ट या केपीटी एक्ट या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट। unless he resigns in writing or is removed earlier in accordance with the provision of this act, an independent director once appointed by the federal government shall not be removed unless it is established through an inquiry conducted in the prescribed। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया आपने, हुकूमत चेंज हुई, बंदा फारिग करे, सही, आप नहीं कर सकते अनलेस डायरेक्टर जो है वो नॉन कंप्लायंस हो एक्ट के, डायरेक्टर जो है फेल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज हो, सही है, डायरेक्टर जो है वो डेट्रीमेंटल हो टू द सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंड द ऑपरेशन ऑफ द डायरेक्टर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो। मिसकंडक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिचुएशन आ जाए, यूजिंग द फंड्स, फेलिंग टू ट्रीट द कॉलीग्स एंड द स्टाफ ऑफ द स्टेट एंटरप्राइज विद रिस्पेक्ट, मेकिंग पब्लिक स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द स्टेट एंटरप्राइज विदाउट ऑथराइजेशन बाय द बोर्ड, कोड ऑफ कंडक्ट, रिसीविंग गिफ्ट्स अदर बेनिफिट्स, अब्यूजिंग हिज पोजीशन, सही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी बेसिस पे मिसकंडक्ट अगर करेगा तो उसकी बेसिस पे उसको फारिग किया जा सकता है। नो एक्ट प्रोसीडिंग और डिसीजन ऑफ द बोर्ड शैल बी इनवैलिड बाय रीजन ओनली टू द एक्सिस्टेंस ऑफ अ वैकेंसी इन और डिफेक्ट और इरेगुलरिटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, सही। सेम चीज़ हम वहाँ पढ़ते थे जी, अगर बोर्ड के कॉम्पोजिशन में किसी बंदे की कॉम्पोजिशन में कोई गलती निकल भी आई तो उसके जो डिसीजन होंगे वो आप वॉइड नहीं रहेंगे, वो वैलिड रहेंगे, सही है। अब सेक्शन 20 से 22 पढ़ लेते हैं भाई। इन्फोर्समेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, द बोर्ड शैल इंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड एनी पर्सन इज फाउंड लायबल फॉर द डेविएशन ऑफ वायलेशन फ्रॉम द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट और अदर system or internal shall be subject to disciplinary proceeding in accordance with the state or enterprise internal policies। सेक्शन 21 भी पढ़ लेते हैं भाई कि मतलब इंटरनल कंट्रोल से आपने कंप्लाई करना है, इंटरनल कंट्रोल से आपने डेविएट नहीं करना। प्लस ऑडिट कमेटी का सेक्शन पढ़ लेते हैं। द बोर्ड ऑफ अ स्टेट एंटरप्राइज शैल एस्टैब्लिश एन ऑडिट कमेटी हुज मेंबर्स शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट एंड मेजॉरिटी ऑफ देम इंक्लूडिंग इट्स चेयरमैन शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सही है। वही जो हम कोड में पब्लिक सेक्टर पढ़ते थे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, सही है। प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट एंटरप्राइज शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ द ऑडिट कमेटी। जो बोर्ड का चेयरमैन होगा, ऑडिट कमेटी चेयरमैन ऑफ बोर्ड को रिपोर्ट करती है, तो वो
दोनों बंदे सेम नहीं हो सकते, सही है। शेल नॉट बी द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी, द ऑडिट कमिटी शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग दिस, रिटर्न दिस जितनी भी चीज़ें हैं जाके कंपेयर कर लेना प्यारे बच्चों, मोर और लेस वही है। शेल बी इंडिपेंडेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव शेल नॉट बी द मेंबर, पब्लिक सेक्टर रूल से कॉपी किया गया। शेल बी फाइनेंशियली लिटरेट, शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर, हाफ ईयरली रिव्यू। बच्चों मोरलेस चीज़ें वही हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मैं आपको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ और क्विकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी समझ जाए कि ये चीज़ें वो हैं जो कि सेम है, ताकि रिवीजन के वक्त आप भी आपके लिए आसानी हो, सही है। बोर्ड मीटिंग, द बोर्ड ऑफ अ कंपनी शेल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी 2 मंथ्स कर दिया, सही है भाई। वहाँ पे 3 मंथ्स हुआ करता था, सही है, हर क्वार्टर मिलना होता था। यहाँ पे और स्टेट ऑन एंटरप्राइज को बोले सब शबाशी की हुकूमत आती है ना कि जी सुबह 6 बजे सारी कंपनीज खुल जाएंगी, सैटरडे भी हम काम करेंगे, सब करेंगे, सही है। अब बैठ के हम कह रहे हैं कि जी अब हम घर से बैठ के काम करेंगे और हम 1-2 दिन जो है वो ऑफिस बंद रखेंगे। द बोर्ड ऑफ अ कंपनी शेल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी 2 मंथ्स एंड ऑल अदर टाइम्स दैट द बोर्ड कंसिडर नेसेसरी फॉर द at other times that the board consider necessary for the efficient management of the business and affairs of the state owned enterprise। ये बहुत से ऐसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हैं कि पाकिस्तान में जो अभी बहरान चल रहा है, सही है, जो ईरान यूएसए की वॉर चल रही है और उसमें पाकिस्तान में जो है एक बड़ी ऑयल की शिद्दत हो गई है, कमी हो गई है। तो इस रीज़न की वजह से अब ये नहीं होगा कि जब 2 महीने बाद बैठेंगे, नहीं यार, अगर अभी भी चाहें तो आप बैठ सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा आपको, सही है। एटलीस्ट का वर्ड लिखा हुआ है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, डिसीजन ऑफ द बोर्ड शैल बी टेकन बाय द मेजॉरिटी। However, the following decision shall require a decision by the 3/4 majority, which shall include the vote of the nominee director representing the federal or provincial government, namely appointment। इन चीज़ों के ऊपर, मतलब वैसे तो लॉ क्या कहता है भाई, 3/4 हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव करना है, 3/4 से पास कर लोगे, सही है। लेकिन इन चीज़ों के लिए नॉट विथ एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, सही है, चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव करना है 3/4, सही है। लेकिन वो कहता है नहीं, इन चीज़ों के लिए जो नॉमिनेशन कमेटी जो फेडरल गवर्नमेंट का बंदा आपको अपॉइंट करेगी, जो फेडरल गवर्नमेंट का एक बंदा होगा, वो इनके लिए फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वोट का होना ज़रूरी है। 3/4 majority which shall include the vote of the nominee director representing the federal or provincial government, namely appointment and the removal of chief executive officer, approval of the statement of corporate intent and business plan। ऐसा नहीं हो सकता आप एग्री नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट के बंदे, आप एग्री नहीं कर रहे और अप्रूव हो जाएगा। प्रपोजल फॉर द सेल ऑफ साइजेबल एसेट, एनुअल बजट स्टेटमेंट अप्रूवल, सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे नॉर्मली आपका 3/4 वाला रूल तो अप्लाई होगा, प्लस अब सवाल ऐसा आ सकता है, 4 डायरेक्टर है, ये नॉमिनी डायरेक्टर है गवर्नमेंट का, इसका वोट नहीं है, कंपनी एक्ट के हिसाब से तो फॉल कर रहा है, लेकिन इसके हिसाब से फॉल नहीं कर सकता, इसके हिसाब से वो लॉ पास नहीं हो सकता, उसके हिसाब से वो एजेंडा पास नहीं हो सकता, इसके हिसाब से आप ये सारे काम उसके वोट के बगैर नहीं। उसका वोट भी चाहिए और 3/4 भी चाहिए। उसका वोट हो, 3/4 ना हो, तब भी पास नहीं हो सकता। जो चेयरमैन साहब होंगे उनका कास्टिंग वोट होगा अगर आपके पास इक्वल नंबर ऑफ वोट्स हो जाएंगे। 25 से 28 भी पढ़ लेते हैं भाई। 25 से 28 में क्या कहता है? 25 से 28 में भाई आपसे बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, एनुअल रिपोर्ट की, पब्लिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट की, हाफ ईयरली रिपोर्ट की। ये जो हमारे कंपनी सेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट के सेक्शन होते थे, ये उसकी बात करता है, सही है। स्टेट ऑन एंटरप्राइज मस्ट सबमिट टू द फेडरल गवर्नमेंट, किसको? पहले कंपनी सेक्टर में क्या था? एसईसीपी को, सही है, रजिस्ट्रार को, कमीशन को, यहाँ पे किसको? फेडरल गवर्नमेंट को। और रिपोर्ट ऑन इट्स, तो मतलब सवाल क्या आ सकता है कि जो यहाँ पे कंपनी है, हाफ ईयरली रिटर्न जमा कराना है, एनुअल रिटर्न जमा कराना है, किसको जमा कराएंगे भाई? इसको भी जमा कराएंगे, एसईसीपी वाले को, कंपनी है, प्लस इधर भी जमा कराएंगे। और रिपोर्ट ऑन इट्स ऑपरेशन एंड इट्स सब्सिडीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू व्हिच इट रिलेट्स नॉट लेस देन 4 months आफ्टर द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन दिस। The annual report may omit information that the board of the state-owned enterprise reasonably considers likely is materially prejudice the commercial interests of the state-owned enterprise or a subsidiary if disclosed. The board shall submit a report to the federal government on the information omitted from the annual report under subsection 2 and the reason for such omission in such report shall be confidential। सही है। तो अगर आप एनुअल रिपोर्ट बना रहे हो तो एनुअल रिपोर्ट का मतलब ये कि जी सबके लिए ना, जब वो सबके लिए तो उसका मतलब है उसमें से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि सेंसिटिव है और वो सिर्फ गवर्नमेंट को पता होनी चाहिए, लोगों को पता नहीं है, उसको आप ओमिट कर सकते हो। पब्लिकेशन ऑफ अ समरी ऑफ एनुअल रिपोर्ट, फिर भाई वो जो बैठे हैं जो ऊपर सेनेट में, फेडरल गवर्नमेंट में, उनको पता टाइम थोड़ी होगा। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज मस्ट अरेंज फॉर द पब्लिकेशन ऑफ अ summary of the annual report on an internet site maintained by the state-owned enterprise or where the state-owned enterprise does not have a website, on the website of the division to which the business of the state-owned enterprise is allocated under the rules of this, or in one or more newspaper generally circulating in Pakistan. The summary of the annual report must be published under this within 1 month after the report is submitted to the federal government and should compare the actual performance of the state-owned enterprise during the financial to which the report relates with the targets or benchmarks set in the statement of corporate intent for that financial year। सही। अब वो कहता है कि जी आपने वेबसाइट पे भी रखनी है, आपकी वेबसाइट नहीं है, फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट होगी या जिस मिनिस्ट्री ऑफ रूल्स के अंदर आप काम करते हो उसकी वेबसाइट होगी, उसके अंदर आपने रखना है और आपने जो है वो न्यूज़पेपर वगैरह में भी उसको करना है। हाफ ईयरली रिपोर्ट, a state owned enterprise must submit to the federal government a half yearly report of the operation of the state owned enterprise for the first half of the financial year to which it relates, not later than 2 months after the end of the first half। बहुत से ऐसे कैपिटल एक्ट थे उनकी हाफ ईयरली की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती थी, सही है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी। अब उसने क्या करना जी हाफ ईयरली रिपोर्ट, द हाफ ईयरली रिपोर्ट मस्ट कंटेन the half yearly financial report of the state owned enterprise, a statement on the extent of the state owned enterprise and its subsidiaries,
have achieved the business goal, include any other matter that the federal government must decide. Sorry यार ये financial 25 वाला रह गया था सही है. The board of a state-owned enterprise must ensure there is prepared for each financial year audited financial statement for the state-owned enterprise as well as consolidated FS for the group. The FS must be prepared in accordance with the IFRS. KPT IFRS के हिसाब से follow नहीं करता था सही है. Must be prepared in accordance with the IFRS and the financial statement together with the notes to them must include all the information that is necessary to ensure that the FS gives a true and fair view of the financial position of the state-owned enterprise and the group consisting of the state-owned enterprise and its subsidiaries. Provided where a state-owned enterprise is not following the IFRS at the time of coming into effect of this act, the board shall ensure compliance with this provision within a period of 3 years from coming into effect. अब सोच लें कितना बड़ा आपके शायद पता नहीं फर्म वगैरह में असाइनमेंट्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए होंगे. जितनी भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज होंगी अगर वो IFRS फॉलो नहीं कर रहे उनको IFRS फॉलो करना पड़ेगा. ठीक ठाक कंसल्टेंसी वगैरह होगी और ठीक ठाक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो IFRS के ऊपर अब बनना स्टार्ट करेंगे. द FS मस्ट बी अकम्पनीड बाय डिक्लेरेशन ऑफ द बोर्ड वेदर इन देयर ओपिनियन. अब बोर्ड इन ऑडिटर नहीं, बोर्ड इन उसके ऊपर आके वो सर्कुलर भी आया सही है. देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द स्टेट एंटरप्राइज एंड इट्स सब्सिडियरीज शैल बी एबल टू पे देयर डेट्स एज दे बिकम ड्यू एंड पेबल एंड द FS एंड द नोट्स टू देम कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड इंटरनेशनल अकाउंट. तो बोर्ड जो है वो अब ओपिनियन देगा. मतलब बोर्ड को ऐसा कहा है कि जी आप इंडिपेंडेंट है, सब कुछ है सही है, लेकिन अब आपने ओपिनियन देनी है कि क्या आप पैसे दे सकेंगे प्लस जो है FS वगैरह जो बने हुए IFRS से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रहे हैं. और ये जो ओपिनियन आप दे रहे होंगे ये आप जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ डिक्लेरेशन ऑफ द बोर्ड. सही है. अब मसला क्या है, थोड़ी सी ऑडिट की चीज़ सुन लो. मस्ट बी अकम्पनीड बाय डिक्लेरेशन ऑफ द बोर्ड. तो ये जो स्टेटमेंट होगी, ये जो स्टेट डिक्लेरेशन होगी, ये अदर इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, ये अदर इन्फॉर्मेशन कहलाएगी. और अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिटर ने पढ़नी है और ऑडिटर अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ता है और कहता है कंपनी तो लॉसेस में, अगले साल बैंक भी जो है वो रीफाइनेंसिंग नहीं कर रहा बल्कि बैंक तो सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग रहा है. तो ये लाइन तो गलत लिखी हुई है. जब ये लाइन गलत लिखी हुई है तो 720 के हिसाब से इसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करेगा. सही है भाई. तो यार बच्चों भाई ये हमारे पास था स्टेट ओन एंटरप्राइज. जो क्लास के शुरू के 10 मिनट थे बहुत इंपॉर्टेंट थे. उसके बाद जो 50 मिनट थे जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने एक एक लॉ की, जो मैंने आपसे पूरे लॉ में यही काम करा है कि मैंने एक एक लॉ बैठ के आपके साथ रीड करा है. सही है. ताकि वो जो रीडिंग वाला चीज़ आप जो होती है और हर एक चीज़ में मैंने आपको समझाया कि सवाल कैसे आ सकता है कैसे नहीं आ सकता, इसकी लॉजिक क्या है, क्यों रखी है क्यों नहीं रखी, A to Z हमने हर एक सेक्शन को जो है वो 1 घंटे के अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज जो हमने पढ़ लिया. आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा बच्चों. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.